प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। प्रथम भाग में हमने अध्ययन किया कि कहानी के मुख्य पात्र मोहन के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। उनके पिता कर्मकांडी ब्राह्मण वंशीधर रहते हैं और उनके मोहन के बचपन का मित्र धनराम जो जाति का लोहार है, और उन सभी के प्रारंभिक शिक्षा मोहन और धनराम को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले शिक्षक त्रिलोक सिंह मास्टर, इसके अलावा एक पात्र रमेश बाबू हैं जिनका हमें आगे परिचय प्राप्त होगा। लेकिन अभी तक इन पात्रों से हमारा परिचय हुआ बंशीधर, मोहन, मास्टर त्रिलोक सिंह और धनराम। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मोहन अपने पिता के कार्यों में सहायता नहीं कर सकता क्योंकि पिता का कार्य कर्मकांड करना है, रुद्री पाठ करना है, जबकि उसकी बूते की बात नहीं है। वह एक दिन उनकी सहायता करने के दृष्टिकोण से अब हाशिया लेकर जाता है कि खेतों के किनारे की घास काट देंगे, कम से कम पिता को खेती के कार्यों में सहयोग देंगे। लेकिन हंसुए की धार कुंद थी और उसके धार लगाने के उद्देश्य से अपने पुराने मित्र धनराम के पास आ गया। दोनों बचपन में खो गए। जब हमारे पुराने मित्र मिलते हैं तो हम बचपन से जुड़ी यादों को साझा करते हैं और दोनों करने लगे और पुराने अतीत में खो गए। आज भाग 2 में हम आगे का अध्ययन करेंगे कि धनराम गांव के सबसे खेतिहर मजदूर या परिवार के लड़कों की तरह किसी तरह तीसरे दर्जे ही स्कूल का मुख देख पाया था। यानी मोहन का परम मित्र चूंकि मजदूर परिवार का था तो शिक्षा दीक्षा उसके बूते की बात नहीं थी, आर्थिक विषमता थी, इसलिए तीसरे यानी कक्षा 3 तक ही जो शिक्षा प्राप्त कर पाया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे क्योंकि उतना उनकी अपेक्षाओं पे वो खरा भी नहीं उतरता था। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया। देखिए, शिक्षक 2 विद्यार्थियों पे उनका ध्यान आ ही जाता है। ज़्यादातर जब क्लिष्ट कठिन विषय आता है तो जो पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि के या 30 विद्यार्थी हैं, अच्छे अंक लाने वाले हैं, उनसे पूछते हैं। अगर कोई आसान चीज़ आता है तो कमज़ोर विद्यार्थियों पे स्वाभाविक से चला जाता है। एक दिन अचानक ऐसे ही मास्टर त्रिलोकी सिंह की नज़र उन पे गई और उन्होंने पूछा, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना तो। अब धनराम को धनुआ पहले के शिक्षक थे, संबोधित कर दिए। ऐसे ही था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना। 12 का पहाड़ा तो किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो जाता था। ऐसे लगता था 13 का पहाड़ा सुनाना किसी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई के जैसा है। 13 का पहाड़ा पढ़ना उसके लिए बहुत ही दुस्साध्य था, कठिन था, लगता था कि पहाड़ पे चढ़ने जैसा है। उसने सुनाया, 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटा एक संटी पिंडलियों पे, पैर के नीचे जो पिंडलियां हैं, माँ साहब ने लगाई और फिर गुस्से में आदेश दिया, जा नाले से एक मजबूत संटी तोड़ ला और फिर तुम्हें याद कराता हूँ कि कैसे पहाड़ा याद होता है। त्रिलोक सिंह मास्टर का सामान्य नियम था कि वह जिसे सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार जुटाना पड़ता था। यानी बलि का बकरा, स्वयं जो बलि का बकरा होता है, उसे अपने हलाल होने के लिए अस्त्र स्वयं ही जुटाना पड़ता था। जिस विद्यार्थी को दंड प्राप्त करना है उसे ही अपने लिए खुद के लिए हथियार लाना है। लेकिन इस बात को ये ध्यान देना है कि मास्टर को संतोष में ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव करता था। जैसे अपने लिए नहीं, दूसरों को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। उसे ऐसा लगता था कि अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। अगर आज का परिवेश होता, अगर हम लोगों को दंड खाना प्राप्त करना होता तो सबसे अपने लिए सबसे पतले डंडे का चुनाव करते। अगर अपने किसी सहपाठी के लिए था तो उसके लिए मोटे डंडे का चुनाव करते, लेकिन वहाँ पे अपने लिए भी घातक हथियार चुनना था। धनराम मंद बुद्धि हो या मन में बैठा डर, पूरा दिन उसने घोटा लगाया पर 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया।
चाहे तो उसे मंद बुद्धि कह लीजिए या फिर उसकी मन में बैठी डर कि मुझे याद नहीं कर पाऊंगा। आत्मविश्वास एक बड़ी चीज होती है। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे अपनी इसी शक्ति के कारण वो पहुंच जाता है। एक डाली छूटी और दूसरी डाली पे वो पहुंच जाता है। चाहे धनराम के अंदर आत्मविश्वास की कमी रही हो या फिर उसके अंदर कोई डर की भावना हो, वह शाम तक पढ़ा लेकिन याद नहीं हो पाया। छुट्टी के समय जब माँ साहब यानी मास्टर साहब ने उसे दोबारा पढ़ा सुनाने के लिए कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते फिर वह लड़खड़ा गया। 2 पीढ़ी 13 13 13 दूनी 26, लेकिन 13 तिया 39 नहीं कह पाया। लेकिन मास्टर त्रिलोकी सिंह इस बार लाए हुए वेद का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक चला दी। ये वेद से भी खतरनाक होता है। अगर कोई 1-2 डंडे का जो दंड मिल जाए वह ठीक है, लेकिन अगर जबान की चाबुक, अगर आप सेंसिटिव हैं, संवेदी हैं, अगर आपके मन मस्तिष्क पे अगर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, नहीं तो इस कान से सुने इस कान निकाल दें, उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो वास्तव में सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उनके लिए तो बड़ी ही बात होती है। 31 बार उन्होंने जबान की चाबुक लगा दी। उन्होंने कहा तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले में से 5 तय धरतियाँ निकाल कर धनराम की ओर बढ़ाते हुए कहा। धनराम की धार लगा लाने के लिए उन्होंने पकड़ा दी। 3-4 हंसुए निकाले, दतारी हंसुए जिसपे दांत बने हुए हैं, वह हंसुए निकाले और दे दिया। कहा कि इस पे धार लगा के अपने घर से लाना। तुम्हारे दिमाग में तो लोहे का ताप लगा है, विद्या का ताप तुम्हें कैसे आएगा। किताबों की विद्या का ताप लगाने की समर्थ धनराम के पिता में भी नहीं थी। धनराम के पिता भी उसे चाहकर भी नहीं पढ़ा सकते थे। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ कि उसके बाप ने उन्हें धोखनी फूकने या साल लगाने के काम में उलझाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घल चलाने की विद्या सीखने लगा। फर्क इतना ही था, जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की वेद चुनने की छूट देते थे, वहाँ इसका चुनाव अब गंगाराम जो धनराम का पिता था। जहाँ एक तरफ मास्टर साहब कहते थे अपने लिए हथियार खुद जुटाइए, वहीं गंगाराम चुनाव करते थे। आज ये तुमको बनाना है, आज कुदाल बनाना है, आज फावड़ा बनाना है। जरा सी गलती होने पे छड़ बेथत्ता जो लग जाता था उसे प्रसाद देते थे। एक दिन अचानक गंगाराम इस दुनिया से चल बसे तो धनराम सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वह कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर करने लगे। पहले लोग कहते थे गंगाराम की दुकान पे ले चले, हाशिए में धार लगाना है, कुदाल को पिटवाना है, ले चले। लेकिन धीरे धीरे लोग अब भूल कर अब उसे धनराम का ही दुकान कहते हैं, ऑफर कहते हैं। लेखक कहता है आगे कि प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन को स्कॉलरशिप मिल गया। छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक मास्टर की भविष्यवाणी को उसने सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुराताही करने वाले बंशीधर तिवारी का भी हौसला बढ़ गया और वो भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। देखिए, थोड़ी भी हमारी अगर कोई सफलता मिलती है तो हमारे माता पिता उस पर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी वो अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको और करने पे तैयार हो जाते हैं। छोटी सी एक स्कॉलरशिप, एक छात्रवृत्ति मिली तो उनका हौसला भी बढ़ा और पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। हर माता पिता का ये सोच होती है कि उसका पुत्र जीवन में आगे बढ़े। उनकी सोच भी यही थी कि बंशीधर आगे पढ़कर जीवन में आगे बढ़े। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। देखिए, जो जजमानी का काम था बंशीधर उससे आहत थे, उन्हें निराश कर दिया था। आगे दान दक्षिणा के बूते पे वह
कब तक आगे बढ़ते, किसी तरह परिवार का आधा पेट भरते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने से ही नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील की दूरी पे था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। जो अब आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे एक विद्यालय की आवश्यकता थी। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि गांव से 4 किलोमीटर दूर था और बीच में जो एक ऊंचाई के अलावा एक बरसात के मौसम में एक नदी विकराल रूप धारण कर लेती थी, उस नदी को भी पार करना था। लेकिन बंशीधर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर जाता और छुट्टी के बाद थका मादा घर लौटता। पिता की पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करते थे। विद्या व्यसनी यानी विद्यार्थी जो पढ़ने वाले, विद्या को चाहने वाले विद्यार्थियों का, बालकों का उदाहरण देकर हमेशा अपने बालक को उत्साहित करने का प्रयास करते थे। हर पिता अपने पुत्र को यही चाहता है, उसका पुत्र कभी उदास न रहे, जीवन के हर क्षेत्रों में वह उत्साहित रहे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहे। उसी कोशिश में बंशीधर भी अपना प्रयास कर रहे थे। वो भी अपने बच्चे को जब विद्यालय से लौटता था, बहुत जरूरी है एक अभिभावक को देखना कि हमारा पुत्र आज क्या करके आया है। भले हम समझते हैं हम बड़े क्लासों में पढ़ रहे हैं तो माता पिता को बरगला देंगे, कभी नहीं। अगर माता पिता जागरूक हैं वो समझ जाएंगे। आपकी एक एक पिता तो पिता ही होता है। वास्तव में लोग कहते हैं अरे इनके बाप है, तो निश्चित तौर पे बाप बाप ही होता है, पिता पिता ही होता है। हमारी सारी गलतियां दुनिया में हम सबसे छिपा लें, लेकिन अपने पिता से, अपने माता से नहीं छिपा सकते। वास्तव में वो देवता की श्रेणी में होते हैं। मातृ देवतभ्यो नमः, पितृ देवतभ्यो नमः। तो निश्चित तौर पे देवता की श्रेणी में होते हैं और देवता से हम बच नहीं सकते। हर पिता की ये कोशिश होती है। बंशीधर भी कोशिश करते थे, देखते थे और देखना भी चाहिए, क्योंकि पुत्र और पेड़ दोनों को सीधा करना पड़ता है। अगर बचपन में पेड़ को कटाई छटाई न करें, कोई डाली टेढ़ी हो जाए तो वह डाली बिखरे, तो फिर उसे सीधा करें तो नहीं हो पाएगा। अगर उसे जो छोटे पौधा जब रहता है तभी डालियों को काट छाट के हम सीधा कर दें तो पेड़ सुंदर होता है। वैसे पुत्र को अगर बचपन से हम उस पर ध्यान दें, उसकी केयरिंग करें तो निश्चित ही पुत्र भी सुपुत्र बन जाएगा। और सुपुत्र ही समझ जाइए कि उसके तारणहार हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, पिता का भी और पुत्र का। इसीलिए वो कोशिश किया करते थे। ये भाग 2 में हमने अध्ययन यहाँ तक किया। आगे हम सभी आगे के दृष्टांत पे विचार करेंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी शब्दार्थ, कोई भी वस्तु अगर समझने में कठिनाई हो, ये आप सुझाव देना चाहते हैं, हम और आपको बेहतर इसे बताने का प्रयास करें, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर करें ताकि हमें पता लगे और फिर हम आपकी जिज्ञासाओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का